Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. Today your new topic is vapor pressure. इससे पहले हमने लिक्विड स्टेट में 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, ठीक है. अब नया टॉपिक है वेपर प्रेशर और पेज नंबर 135 यूनिट 5, ठीक है. कम टूवर्ड्स द टॉपिक. व्हाट इज़ वेपर प्रेशर? ठीक है बेटा. वेपर प्रेशर डिस्कस करने से पहले मैं आपको 1-2 चीज़ें बताऊंगा. एक हमने पढ़ा है एवापोरेशन, ठीक है. एवापोरेशन क्या है? जब भी कोई लिक्विड किस में चेंज हो बेटा? वेपर्स में चेंज हो. दिस इज़ कॉल्ड एवापोरेशन. इसमें एक दूसरा टर्म आएगा, दैट इज़ कंडेंसेशन. अब कंडेंसेशन क्या है? जब भी वही वेपर्स दोबारा चेंज हो किस चीज़ में? लिक्विड में. दिस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन. इसका प्रोसेस किस तरह है बेटा? जब भी हम लिक्विड को हीट देते हैं तो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और वो किस चीज़ में चेंज हो जाता है बेटा? वेपर्स में चेंज हो जाता है. जब लिक्विड वेपर्स में चेंज हो हीट देने से तो इसे हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन. ठीक है बेटा. अब वही वेपर जब ऊपर चला जाता है लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होकर, तो वहाँ पे उसको उतना हीट नहीं मिलता, तो इसलिए वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है और वो दोबारा किस चीज़ में चेंज हो जाता है? लिक्विड में. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. ठीक है. अब आए वेपर प्रेशर की तरफ. वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? रेट ऑफ एवापोरेशन किस चीज़ के बराबर आ जाए? रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर आ जाए. मतलब अगर 50 वाटर लिक्विड मॉलिक्यूल एवापोरेट होते हैं तो वही 50 वाटर मॉलिक्यूल दोबारा क्या होंगे? कंडेंस होंगे. दिस इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर. नाउ वेपर प्रेशर का प्रोसेस होता किस तरह है? उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कंटेनर क्या हो? क्लोज हो. ओपन कंटेनर में ये नहीं होता, क्योंकि ओपन कंटेनर में जितना भी लिक्विड है वो सारे का सारा एटमॉस्फेयर में एवापोरेट होगा. ठीक है. तो शर्त यह है कि क्लोज कंटेनर हो. प्रोसेस इसका इस तरह है, जब भी आप किसी लिक्विड को क्लोज कंटेनर में लेते हैं और उसको हीट देते हैं, हीट देने से इस लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और ये लिक्विड चेंज होगा वेपर्स में. जब वेपर में चेंज हो तो यहाँ पे आकर तो ये आपके पास प्रोसेस क्या कहलाता है? कंडेंसेशन. अब यहाँ पे आकर इन वेपर्स को उतना हीट नहीं मिलता जितना यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनकी दोबारा क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी और वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट होंगे. अक्सर आप लोग घरों में देख लें, प्रेशर कुकर इसका बेस्ट एग्जांपल है. ठीक है. और या दूसरा, अगर आप पानी को गर्म कर दें तो उससे जो स्टीम निकलता है आप उसके ऊपर हाथ रख दें, थोड़ी देर में आपको आपका हाथ गीला महसूस होगा. तो ये यही है कि जब आप हीट देने से उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है. जब आप इसके ऊपर हाथ रख दें तो वो आपके हाथ से टकराता है और वही वेपर्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है और वो दोबारा लिक्विड में आ जाते हैं. दैट इज़ वेपर प्रेशर. तो द रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. नाउ कम टू द फैक्टर्स. नेक्स्ट पेज 136. 3 फैक्टर्स हैं. नेचर ऑफ लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ द लिक्विड. नेचर ऑफ द लिक्विड मीन्स लिक्विड हमारे पास 2 तरह के होते हैं. एक को हम कहते हैं पोलर, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन पोलर. ठीक है बेटा. पोलर, नॉन पोलर. पोलर में आप एग्जांपल लें वाटर का, नॉन पोलर में एसीटोन लें, अल्कोहल लें, बेंजीन लें,
इस तरह इतने भी हैं। तो नेचर ऑफ लिक्विड, द वेपर प्रेशर आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक है, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। तो इसलिए इन पे जो प्रेशर लगता है वो कम होता है। ठीक है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं, लिक्विड जो है, उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है? लेस होता है, और उन पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो अब पोलर मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, और नॉन पोलर का वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और ये आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, फिर दोबारा कंडेंस होंगे, और इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है, तो इनका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, जल्दी मॉलिक्यूल उड़ेंगे, जल्दी वापस कंडेंस भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर बी है इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब वही दोबारा फर्स्ट वन की तरह इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, वो मॉलिक्यूल्स जिनका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो? ज़्यादा हो। ठीक है, तो उनका एवापोरेट होना या वेपर प्रेशर में कन्वर्ट होना क्या आएगा? थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, और वो मॉलिक्यूल जिनका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम हो वो उसी तरह जल्दी से एवापोरेट होंगे। ठीक है, वही दो एग्जांपल मैं दूंगा, लेकिन ये कि टेम्परेचर इनका आपने सेम रखे तब। ठीक है, वही दो एग्जांपल आप दोबारा ले लें, एक आप वाटर ले लें और दूसरा आप चलें आप पेट्रोल लें या अल्कोहल लें, जो भी लेते हो, ये दोनों नॉन पोलर हैं। ठीक है, ये दोनों, तो वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है, और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक है। ठीक है, तो अगर इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो ये इतने इजीली एवापोरेट नहीं होते, टाइम ज़्यादा लेगा। ठीक है, और अल्कोहल या पेट्रोल आप देख लें, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है तो वो जल्दी से एवापोरेट होते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल आप नॉर्मली वाटर और पेट्रोल का आप देख भी लें, वाटर को आप खुला छोड़ दें और पेट्रोल को खुला छोड़ दें, तो जो जल्दी एवापोरेट होगा तो आपके जहन में यही आएगा, पेट्रोल, क्योंकि जल्दी एवापोरेट होगा। तो इसका रीज़न क्या है कि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है, इसलिए ये जल्दी एवापोरेट होते हैं। तो जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, मतलब एवापोरेट होने में, वापस कंडेंस होने में ज़्यादा टाइम लेगा, और जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है वो कम टाइम लेंगे। ठीक है, लास्ट साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसमें भी वही है कि जो वो मॉलिक्यूल जिनका साइज़ क्या हो? स्मॉल हो, वो इजीली क्या होंगे? एवापोरेट होंगे, और जिनका मॉलिक्यूल साइज़ बड़ा हो तो वो ज़्यादा टाइम लेंगे एवापोरेट होने में। इन्होंने जो दो एग्जांपल दिए हैं, एक पेंटीन का दिया है और एक डीकेन का दिया है। पेंटीन और डीकेन में देखें C5H12 और C10H22, इनका देखें ज़रा। C5, ठीक है बेटा, और H12, और दूसरा आपके पास है C10H22। इनका मॉलिक्यूलर साइज़ आप देख लो बेटा। कार्बन का मास नंबर क्या है? 12 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ध्यान पे देखें, 60 प्लस 12 72 AMU, और इसका देख लें 12 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 22, तो 120 प्लस 22 144 AMU। तो वो मॉलिक्यूल जिनका साइज़ कम होता है वो क्विकली एवापोरेट होते हैं, और जिनका मॉलिक्यूलर साइज़ ज़्यादा होता है वो जल्दी एवापोरेट नहीं होते। ठीक है, ये तीन फैक्टर्स थे। लास्ट वन टेम्परेचर। ठीक है, लास्ट वन है टेम्परेचर। इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीज़ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वही बात है, जब आप टेम्परेचर को ज़्यादा कर दें, टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का ज़्यादा कर दें तो एवापोरेशन का प्रोसेस आपके पास क्या होगा? जल्दी होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक देखें नॉर्मल
इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। तो वो मॉलिक्यूल्स जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो या डिस्टेंस ज़्यादा हो, ठीक है, तो उनको टेम्परेचर ज़्यादा करने से वो जल्दी एवापोरेट होंगे। ये आपको मैंने यहाँ पे भी बताया है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में भी बताया है, ठीक है। और लास्ट, जब आप टेम्परेचर को ज़्यादा करते हैं तो आपके पास जो एवापोरेशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा तेज़ी से आएगा, ठीक है बेटा। तो ये आज का टॉपिक इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।